नमस्कार। अगर आप क्लास 12th का हिंदी व्याकरण का टॉपिक भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस 2 नंबर के टॉपिक को बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझाने वाले हैं। हर एक चीज़ हम इसमें कवर करेंगे और कंप्लीटली आपका जो 2 नंबर का जो प्रश्न बनेगा वो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एक टॉपिक से। सबसे पहले भाषा, फिर व्याकरण और फिर लिपि, ये तीनों चीज़ों को हम कवर करते हुए इसे समझते हैं। तो पहला प्रश्न देखो कि भाषा किसे कहते हैं। मैं समझाऊंगा इसे अच्छी तरह से। प्रश्न आपको परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से बनने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से समझते हुए आपको पढ़ना है कि एक्चुअली भाषा है क्या। तो ध्यान देना कि समझना इसे कि हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं और हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। तो हमारे विचारों और हमारे भावों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो भाषा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आपने समझ लिया तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी को ध्यान में रख करके आपको ये परिभाषा पढ़नी है। इसी को ध्यान में रख करके कि मनुष्य ने अपनी मनोभावना मतलब जो हमारे हृदय में भाव पैदा होते हैं और विचार जो मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं व्यक्त करने के लिए ध्वनि पर आधारित मतलब बोल करके इशारों से, है ना, वो जो माध्यम विकसित किया है उसे हम भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मस्तिष्क के विचार, लिखना नहीं है, ऐसे लिखना तो सिर्फ यह है कि विचारों और मनोभावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। बस इतनी सिंपल सी परिभाषा है। तो अब आपको समझ में आया होगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके बनने वाले हैं तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि भाषा की उत्पत्ति किस मूल से हुई है, किस शब्द से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है और ये भास धातु संस्कृत का है, मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, अभिव्यक्त वाणी। समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे आते हैं, जहां जहां से प्रश्न बनने हैं ना वही चीज हम कवर कर रहे हैं। आलतू फालतू की कुछ भी चीज हम नहीं पढ़ने वाले हैं। पिछले 15 वर्षों का एक्सपीरियंस है कि जहां जहां से प्रश्न बनेगा बस वो चीज आपको सीधी पढ़ाई जाएगी। भाषा के प्रकारों की बात करते हैं कि भाषा के प्रकार कितने हैं। तो भाषा के 2 प्रकार हैं, ध्यान देना है। भाषा के 2 प्रकार हैं, एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब यहां से प्रश्न ये बन सकता है, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया पर पूछे जाने की संभावना है कि भाषा का पहला स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप क्या है। तो भाषा का मूल स्वरूप होता है मौखिक, क्योंकि पहले भाषा बोली जाती है, लिखना पढ़ना ये तो बाद की बात है। तो भाषा का पहला जो रूप हो गया वो मौखिक भाषा हो गया और उसके बाद फिर आता है इसका लिखित रूप। लेकिन अगर प्रश्न बनता है भाषा का स्थायी रूप कौन सा है, तो वो है लिखित रूप। अब देखो मौखिक भाषा की बात करते हैं। मौखिक भाषा क्या है? बोल करके जिस ध्वनि को अभिव्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी लिखना है कि दूसरे शब्दों में आपसे बातचीत, भाषण या संवाद मौखिक भाषा के माध्यम से होते हैं। मतलब जब हम एक दूसरे से बोलते हैं, बातचीत करते हैं तो मौखिक वो भाषा जो है वो मौखिक भाषा है हमारी। मुख से बोलकर जिस ध्वनि को अभिव्यक्त किया जाता है उसे भी हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। लिखित भाषा, अब लिखित भाषा पर आते हैं तो ध्यान देना है कि लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप दिए जाने पर जो ध्वनि संकेत हैं वो लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। जब हम भाषा, कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पंजाबी, नेपाली, जो भी भाषा है, उस भाषा को जब हम लिखते हैं तो लिखते समय हम कुछ विशेष लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उसी लिपि चिन्हों के आधार पर लिपि का निर्धारण होता है। तो वो लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा ही भाषा का स्थायी रूप होती है। देखो यहां से भी प्रश्न बन सकता है, भाषा का स्थायी रूप कौन सा होता है? तो लिखित भाषा है जिसमें उस भाषा का व्यवहार करने वालों का इतिहास,
साहित्य, संस्कृति आदि दीर्घ काल तक सुरक्षित रहती है। मतलब किसी भी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, तो ये पूरा उसका जो इतिहास होता है, उसकी जो विशेषता होती है, वो उस लिखित भाषा में रहती है, लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। तो अब हम जो भाषा, हमारा जो टॉपिक था वो तो हो गया कंप्लीट। भाषा से रिलेटेड इसी में से प्रश्न बनेगा। और अब हम चलते हैं लिपि की ओर। तो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है लिपि। ठीक है, तो अब देखिए वापस से फिर से हम आते हैं लिपि की तरफ। हाँ, तो अब देखो लिपि क्या होती है, आप ध्यान से थोड़ा सा आराम से समझेंगे इसे। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, अब हो गया हमारा लिपि। ठीक है ना भाई। तो ये देखो अब हम पढ़ेंगे लिपि कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि की विशेषताएं क्या है, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो लिपि जो है वो क्या होता है कि जो हमारे ध्वनि संकेत होते हैं, जिन्हें हम लिखित रूप में जब अभिव्यक्त करते हैं तो वो लिपि कहलाती है। तो देखो भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, अगर मान लो प्रश्न बनता है, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बन जाए तो ध्यान देना है कि ध्वनि संकेतों का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। ठीक है, जो ध्वनि संकेत होते हैं हम बोल के अभिव्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा हो गई, जब हम उसको लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा हो गई। उसी लिखित भाषा में जिन ध्वनि संकेतों का जो लिखित रूप होता है वो लिपि कहलाती है। संसार की विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे हिंदी की गुरुमुखी लिपि है ना, हिंदी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी लिपि और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि। अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है, कई बार ये प्रश्न आता है, मान लीजिए जैसे गुरुमुखी लिपि, देवनागरी लिपि की जैसे आपको 4 भाषाएं दे दी, या फिर आपको किसी दूसरी भाषा की दूसरी लिपि की 4 भाषाएं दे दी, उसमें से एक आ जाएगा, निम्न में से कौन सी एक भाषा जो है वो इस लिपि में नहीं आती। जैसे अगर मान लो प्रश्न आया कि हिंदी हो गई आपकी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली और उर्दू, ये 4 भाषाएं अगर आपको दे दी, आपसे कहा जाएगा इसमें से कौन सी एक भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, तो उसमें सीधा सीधा आएगा उर्दू, क्योंकि नेपाली की लिपि जो है वो देवनागरी है, मराठी की लिपि देवनागरी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, लेकिन उर्दू की लिपि फारसी है। ठीक है, इसी तरीके से अंग्रेजी अगर मान लो आ गया उसमें से 4 में से, तो अंग्रेजी की लिपि रोमन है, बाकी भाषाओं की हिंदी। तो इस तरीके से जो है वो आपको एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब देवनागरी लिपि जो है ना, उसमें कौन कौन सी भाषा, इनको आप याद रखना, क्योंकि इसमें से कोई 3 पूछी जा सकती है और एक किसी दूसरी भाषा की होगी। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी के लिए होता है, मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली देवनागरी में लिखी जाती है, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, ये सभी भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक्चुअली क्या था कि जो मूल भाषा थी वो तो संस्कृत थी, तो संस्कृत को बाद में धीरे धीरे उसका अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से फिर आगे बढ़ती गई, फिर पाली और प्राकृत और फिर बहुत सारी भाषाएं हुई, फिर खड़ी बोली आई और खड़ी बोली के बाद में फिर धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ। तो इस तरीके से जो है वो हिंदी का विकास होता है। तो ये इनकी लिपि जो हो गई देवनागरी। अब प्रश्न कई बार क्या होता है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं से भी बनता है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। तो यहां से एक बार थोड़ा सा अपन कंप्लीटली इसको देखेंगे, पर इसका सेकंड पार्ट में लेकर के आ रहा हूं बहुत ही जल्दी, और उसमें हम इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। अब देखिए कि अगर आपको मान लीजिए ये पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल इसी प्रकार की क्लासें मिलती रहे, ये तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं, कौन सी लिपि में कौन सी भाषा जाती है, सारे इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो हम करने वाले हैं, भाषा, लिपि, व्याकरण से रिलेटेड, पूरे कोर्स से रिलेटेड। तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और शाम को आज से हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, टाइमिंग मैं बता दूंगा और वहाँ पर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा एक नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी इसी पर है, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी।
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।